गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एकता फ्रॉम अचीवर स्टडी पॉइंट। और अभी तक मैंने आपको हिंदी ग्रामर में विकारी और अविकारी जो टॉपिक शुरू की थी, जिसमें से विकारी हमारा खत्म हो चुका है। पूरा विकारी ये टॉपिक खत्म होने के बाद आज से हमें जो नया टॉपिक शुरू करना है वो है अविकारी शब्द। ठीक है, तो मैं इसके पहले आपको अविकारी का मतलब समझाई थी कि अविकारी को अवयव भी कहा जाता है, तो वही मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, टॉपिक है आज का अविकारी, जिसको अवयव भी कहा जाता है। और मैंने आपको अविकारी या फिर हम जिसको अवयव कहते हैं उसके बारे में आपको मतलब भी समझाई थी कि अविकारी वो वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं आता है। वे शब्द लिंग और वे शब्द जिनमें लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी या अवयव कहते हैं। अब इसके पहले मैंने आपको समझाई थी, फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, तो ये शब्द भेद के दो प्रकार थे। शब्द भेद के दो प्रकार, विकारी और अविकारी। विकारी इसमें लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन होता है, अविकारी मतलब इसमें लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। कैसे? अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा है बच्चा, तो बच्चा इसका अनेक वचन अगर मुझे बनाना है तो बच्चे, इसका बच्चा इसका लिंग परिवर्तन करना है तो बच्चे। लेकिन उसी तरीके से अगर मुझे और ये अवयव शब्द है, अविकारी शब्द है, इसका मुझे अगर लिंग या वचन परिवर्तन करना है तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो यही होते हैं अविकारी शब्द। इस परिभाषा का यही मतलब है कि ऐसे शब्द जिनका लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। क्लियर है? इसके आगे बढ़ाते हैं। फिर परिभाषा अगर आपने लिख ली है तो इसके आगे देखिए, अब अविकारी शब्द के चार प्रकार होते हैं, चार भेद होते हैं। अविकारी शब्द के चार प्रकार। चार प्रकार की जगह चार भेद होते हैं। कौन से? सबसे पहला होता है क्रिया विशेषण अवयव। दूसरा होता है संबंध सूचक अवयव। थर्ड देखते हैं समुच्चय बोधक अवयव। और लास्ट फोर्थ होता है विस्मयादि बोधक अवयव। ये होता है इसके चार प्रकार, जिनके बारे में हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। इसमें ये तीन तो बहुत इजी है, फर्स्ट वैसे चारों इजी है, बट इसमें भी थोड़े से प्रकार है, इसलिए हमें थोड़ा इसको ज्यादा अच्छे से
पढ़ना होता है। बाकी ये तीनों समझने के लिए बहुत ही ईजी है, ये बहुत आसानी से हम पहचान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं बाकी सब कुछ मिटा रही हूँ, सिर्फ क्रिया विशेषण अवयव रख रही हूँ क्योंकि मैं अभी वही पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण अवयव के बारे में पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण नाम से पता चलता है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। सबसे पहले लेते हैं हम लोग क्रिया विशेषण अवयव। इसमें एक चीज हमें और थोड़ा देखना है कि क्रिया विशेषण अवयव जब हम पढ़ते हैं तो इसमें भी हमको कुछ प्रकार मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रही हूँ, बट फिर भी आपको कुछ चीजें ध्यान देनी है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अवयव कहा जाता है या कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं तो उन्हें क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। ये तो मैंने आपको बता दी, लेकिन आपको इसमें एक चीज और ध्यान देनी है कि यह विशेषता स्थान, काल, रिद्धि, परिमाण आदि से संबंधित होता है। मतलब जब अगर आपको इसी तरीके से समझना है इसको, तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परिभाषा तो हमने लिख ली है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। मैं एक आधी सेंटेंस आपको बता देती हूँ। एक गिर्द कुछ लोग खड़े थे या फिर आसपास कुछ लोग खड़े थे। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ आपको। आसपास क्या है, क्रिया की। अब इसमें क्रिया कौन सी हो रही है, खड़े रहना है ना, खड़े रहना ये क्या है, ये क्रिया है। क्रिया की विशेषता, कुछ लोग खड़े तो थे पर कहा आसपास, तो इस क्रिया की विशेषता दिखाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे सेंटेंस के हिसाब से और परिभाषा के हिसाब से जाएंगे तो ये बहुत मुश्किल है समझने के लिए। इसलिए मैं आपको कुछ इजी तरीके बता रही हूँ, आपको कुछ चीजें इसमें याद रखनी है। क्रिया विशेषण के हमें उप प्रकार बोल सकते हैं। क्रिया विशेषण अवयव के ये चीज आपको याद रखनी है कि क्रिया विशेषण पहचानना हमें, क्योंकि इस तरीके से हम कभी पहचान नहीं पाएंगे। इस क्रिया की विशेषता पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन जो चीजें मैं अभी आपको बता रही हूँ वो पहचानने के लिए बहुत इजी हो जाता है। सबसे पहले आपको याद रखना है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अवयव। अब इस पर ध्यान दीजिए, जहां जहां स्थान की बात है, स्थान में जगह, स्थान मतलब जगह, तो ऐसा नहीं है कि पाटनकर चौक या कबीर नगर या नागपुर या भारत, इन जगहों का अगर नाम लेते हैं तो ये अवयव कहा ही नहीं जाएगा, ये तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में आता है। तो स्थान मतलब कौन सा, जो अवयव हो, ऐसी चीजें जो हम एग्जैक्ट स्थान न लेते हुए उसकी जगह हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे आसपास, ये हम किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, ये जगह को इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब स्थानवाचक। आसपास मैं इसकी डायरेक्ट आपको लिखा के देती हूँ उदाहरण। इसमें किस तरीके के शब्द आते हैं, आसपास, ऊपर, नीचे, क्योंकि ऊपर एक जगह हो गई, स्थान हो गया, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। आसपास, ऊपर, नीचे, आगे और पीछे। और क्या हो सकता है,
आजू, आजू बाजू। इसके अलावा इधर उधर, दाएं बाएं। ऑलमोस्ट बहुत सारे शब्द तो मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दी हूँ आदि। इसमें और भी आते हैं, जितना मुझे अभी याद आया मैंने लिख के रख दिया आपके सामने। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो अब आपको याद रहेगा आसानी से कि जब भी ऐसे कोई शब्द आपको दिखाई दे जो स्थान के बारे में बोला गया है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं आजू बाजू इधर उधर और नीचे और कुछ चारों ओर, तो ऐसे शब्द जब भी आपको दिखाई दे तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। तो आपके पास इतने सारे शब्द हैं, इसमें से आप बहुत आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको इसके ऊपर, वैसे तो सेंटेंस आपको आते हैं बनाने, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं एक दो सेंटेंस आपको बना के दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्थानवाचक के ऊपर। हितेन पास ही बैठा था। अब आपके लिए इजी है पहचानना कि इसमें क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा होगा, पास, क्योंकि ये जगह के बारे में बोला गया है और जगह के बारे में जब ये बोला गया है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। इसके अलावा एक और सेंटेंस ले लीजिए। सेकेंड सेंटेंस है अनुज ने इसमें स्थान दिखाने वाला शब्द है समीप। तो आपको अब समझ में आई ये सारी चीजें कि क्रिया विशेषण अव्यय में क्या चीजें आती है। तो सबसे पहले स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय आता है जिसमें हमें पास, समीप, जगह दिखाने वाले। अब देखिए समीप मैंने लिखी बट मैंने याद समीप नहीं लिखी, तो इसके अलावा भी शब्द इसलिए मैंने वहाँ पे एक्सेट्रा मतलब आगे लिख के रखी हूँ। जैसे जैसे शब्द है जो हमें दिखाते हैं कि ये जगह के बारे में बताया जा रहा है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्रिया विशेषण का पहला प्रकार स्थानवाचक करवाई, इसका दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार और चौथा प्रकार, तो टोटल 4 प्रकार है वो करवाती हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। सेकेंड वाला टॉपिक है हमारा स्थान के बाद काल। काल का मतलब ही होता है समय। अभी जो हमने पढ़ा वो था जगह, स्थान, और जो अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ है काल, मतलब समय के बारे में। तो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले लिख रही हूँ, सेकेंड टॉपिक है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, अभी कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो इसकी डेफिनेशन तो मैं लिखवा के देती हूँ क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा और इसकी जरूरत नहीं है। आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे शब्द जिससे समय का पता चले, जैसे पहले में था जिससे स्थान का पता चले, तो इसमें समय का पता चलेगा। काल मतलब ही क्या होता है, काल मतलब ही होता है समय। तो इसमें भी आपको एक शब्द लिखवा के देती हूँ। तो इसमें किस तरीके के शब्द आएंगे काल में, तो काल में कुछ इस तरीके के, आज, अभी, कल, आज, अभी, कल, ये समय दिखाने वाले शब्द हैं। ठीक है, परसों, तुरंत, थोड़ी देर बाद, या थोड़ी देर बाद, या फिर थोड़ी देर पहले, कुछ समय बाद। मतलब बहुत सारे शब्द हैं, मुझे
मुझे जो जो याद आ रहा है मैं वो लिख रही हूँ। सदा, हमेशा आदि। सभी शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है कि इन शब्दों को देख के हमें समय के बारे में पता चल रहा है कि वो चीज अभी हुई, बाद में हुई, थोड़ी देर